आज हमारे बीच प्रसिद्ध कथाकार आप श्री मूर्ति जी हैं और मैं मनीष जौनपुरी शोधार्थी मेरठ यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग प्रथम बार सर का स्वागत करने के लिए इलाहाबाद में पधारे हुए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साक्षात्कार के लिए सर का बहुत बहुत आभार करते हुए प्रश्न करते हैं कि सर आपके लेखन कार्य में नैतिक मूल्य और मर्यादा विषय आपके विचार क्या हैं जो आपके लेखन कार्य में ये अग्रसर हुए? लेखन कार्य में नैतिक मूल्य और मर्यादा विषयक विचार। जी। नैतिक मूल्य तो जरूरी ही है और जहाँ तक मर्यादा की बात है, मर्यादाएं समय समय से बदलती रही। कभी मर्यादा थी कि औरत घूंघट काट कर रहे और औरत केवल रसोई में रहे और केवल पढ़े तो चिट्ठी पत्री भर का पढ़े। आज वो मर्यादाएं बदल गई हैं। आज स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में शामिल हो रही और अपनी योग्यता प्रमाणित कर रही। नैतिक मूल्य के संबंध में भी धीरे धीरे स्त्री और पुरुष के लिए समान मापदंड बनाए जा रहे हैं। तो एक लेखक के रूप में हमेशा हम ये कहेंगे कि वक्त के लिहाज से, समय के लिहाज से, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चाहे वो स्त्री की हो चाहे दलित की हो, उन सब के मूल्यों की रक्षा के लिए नैतिक मूल्य में और मर्यादा में जो भी परिवर्तन जरूरी है वह सब होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 साल पहले कोई मूल्य निर्धारित कर दिए गए तो हम उसी को ही मानते चले जाएं। परिवर्तन समय की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। अगला सवाल सर आपसे है कि आपके लेखन में आपके परिवार की क्या भूमिका रही है, इसको आप संक्षिप्त में बताने। जी, मेरे लेखन में मेरे परिवार की भूमिका यह रही कि मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो रामचरितमानस का, हनुमान बाहुक का, कवितावली, दोहावली, कबीर के भजन और संतों के भजन ये सब करते रहते थे। तो उससे मुझे किस्से कहानियों के प्रति रुचि पैदा हुई, उत्सुकता पैदा हुई और वही उत्सुकता बाद में कथा साहित्य की ओर मुझे मोड़ी और मैं लिखने की ओर प्रवृत्त हुआ। जैसा कि आधुनिकता और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेखक को एक उत्तरदायी माना जा सकता है, तो इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है कि आज के वर्तमान में क्या? हाँ, लेखक का दायित्व तो बहुत अधिक है। शुरू से यह माना जाता रहा है कि समाज को सही रास्ते पर प्रगतिशील मूल्यों की ओर उन्मुख करने के लिए लेखक की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी यद्यपि साहित्य के प्रति वर्तमान समय में उतनी रुझान नई पीढ़ी की नहीं रह गई है, लेकिन यह निर्विवाद है कि बिना बेहतर समाज बने किसी का कल्याण नहीं है। तो इसलिए लेखक की भूमिका आगे भी बहुत जिम्मेदारी की रहेगी, समाज को आगे बढ़ाने। ग्राम जीवन के बदलते परिवेश को आप लेखक के किस रूप में स्वीकार करते हैं? जो ग्राम जीवन है, ग्राम जीवन का परिवेश निरंतर बदल रहा है। जैसे जैसे ग्राम जीवन बदल रहा है वैसे वैसे लेखन बदल रहा है, वैसे वैसे विषय बदल रहे हैं। किसी जमाने में प्रेमचंद के समय में जमींदारी प्रथा थी तो उन्होंने जमींदारी प्रथा के विरुद्ध लिखा। आज के जमाने में किसानों के लिए नए नए बने, सरकार द्वारा नए नए नियम बनाए गए हैं तो वो उनके गले की फांस बन रही है, तो उसके विरुद्ध लिखा जाना चाहिए। अभी किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और अभी उनको उसमें सफलता भी मिली। तो लेखक को भी का भी ये दायित्व है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो। इसी प्रकार जो अन्य
समस्याएं वर्तमान में रहती हैं, उनके समाधान के लिए भी समाज लेखक की ओर देखता है। और मैं मानता हूं कि लेखक से उसे निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि सन 1975 में आप जो है लोकसेवा आयोग से चयनित होकर बिक्री कर अधिकारी के रूप में अपने जीवन का शिलान्यास किया और 2010 में एडिशनल कमिश्नर के पद पर सेवानिवृत्त हुए। इस बीच आप जो है व्यस्त दिनचर्या में अपने कार्य थे साहित्य सृजन के, तो इस व्यस्तता के बीच में आप अपने आप को कैसे प्रबंध करते थे? हाँ देखिए, नौकरी में व्यस्तता तो रहती है अब, लेकिन ये जो लेखन था ये मेरी हॉबी थी, मेरी पसंद की चीज थी, इसके बिना भी मैं नहीं रह सकता था। तो उस व्यस्तता में रहते हुए भी मैं समय निकालता था छुट्टियों में, या मैं प्रतिवर्ष 1 महीने की लगभग हर साल अवकाश लेता था। अच्छा। तो उसमें से 10 दिन मेरा भ्रमण पे रहता था और 20 दिन मैं केवल लेखन में देता था। तो इस प्रकार अगर पूरे वर्ष में कोई चीज नहीं निकल के आ पाती थी तो भी उस 20 दिन में वो एक आकार ग्रहण कर लेती थी और उसमें फिर धीरे धीरे और समय लगा के संशोधन करके कोई न कोई चीज निकल आती थी। आपकी कहानियों में गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों झलकता है, आप किस प्रकार से इन दोनों से प्रभावित हुए? मेरी कहानियों में गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों झलकता है तो अच्छी बात है, लेकिन लिखते समय मैं न कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह मार्क्सवाद को जानता हूँ और न पूरी तरह गांधीवाद को जानता हूँ। मैं अपने देहात के लोगों को देखता हूँ, उनकी मानसिकता को देखता हूँ, उनके विचारों को देखता हूँ, उनके प्राथमिकताओं को देखता हूँ और अपने पात्रों में जो देखता हूँ वही मैं अपनी कहानियों में देता हूँ। तो अगर हमारे पात्रों में मार्क्सवाद है तो मेरी कहानियों में आता है, उनके पात्रों में गांधीवाद है, उनके विचारों में तो मेरी कहानी। आपकी कथा रचना धारिता में आपने सामाजिक और राजनीतिक पक्ष में देखा है, तो उसमें सर्वाधिक निकट आप किसे मानते हैं? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक और राजनैतिक दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य के ऊपर उठाने या नीचे गिराने में योगदान देती हैं। दोनों ही उसे के लिए मुसीबत पैदा करती हैं या सरलता सहजता पैदा करती हैं। राजनीति के बिना समाज नहीं चल सकता, एक अनिवार्य अंग राजनीति हो गई है। आपके अपने यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, उस चुनाव से सरकार का गठन होता है। अगर जनता गलत लोगों का चुनाव करेगी तो रोएगी, जैसे इस समय रो रही है अभी, और अगर सही चुनाव करेगी, ज्यादातर तो वो सही करती है, सही लोग ही बाद में बिगड़ के खराब हो जाते हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती है। अभी चुनाव तो सही करती है लेकिन बाद में वो सही लोग ही बिगड़ जाते हैं जब उनको मौका मिलता है। तो ये इसलिए उसके हाथ में नहीं रहता कि क्या करे, और वापस बुलाने का कानून अभी अपने यहाँ पास नहीं हो पाया है कि अगर हमारी जो प्राथमिकताएं तय थी उनसे दाएं बाएं जा रही है सरकार, तो हम उसको कहें कि भाई उतर जाओ ना। जैसे अभी ये वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम अगर आ गए सत्ता में तो हम एमएसपी लागू कर देंगे, है तो कानून बना देंगे, अपने घोषणा पत्र में कहा था। और जैसे ही आए 1.5-2 साल बाद हाई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिए कि हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं है इसको दे पाना। तो आप साल भर पहले कहे थे हम करेंगे, तब कोई पूछ नहीं रहा था तो भी आपने कहा करेंगे, और अब आ गए, मौका मिल गया, उसने आपको सत्ता दे दिया तो कह रहे नहीं। तो इस तरह वादा खिलाफी अगर सरकारें ही करने लगे तो पब्लिक क्या कर सकती है? आपके कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन का शिल्प है, जिसे हम एक वैकल्पिक समाज के रूप में अगर देखें तो दलित वर्ग है, किसान वर्ग है और संघर्षरत स्त्रियां हैं, जिसे आप न्याय दिलाने में पूर्णतः सक्षम रहे हैं। आप इसे किस सहर्ष से स्वीकार करते हैं? वह देखिए, अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो दुखियारे प्राणी हैं वो 3 हैं, दलित, स्त्री और किसान।
मजदूर तो फिर भी कुछ हद तक अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन स्त्री चाहे जिसके घर की हो, चाहे सवर्ण के घर की हो, चाहे दलित के घर की हो, सवर्ण के घर में भी उस घर की दलित है वो, और दलित के घर में तो दलित है ही है और दलित है ना। इसी तरह दलित वर्ग है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, अभी तक उनको लोग छोटा मानते हैं, क्योंकि हजारों साल की परंपरा रही है, उनको बराबरी पे नहीं रखना चाहते हैं। और किसान सबका अन्नदाता है कहा जाता है, वास्तव में कहा क्या जाता है, वही पैदा करता है। फैक्ट्री में तो गेहूं चना पैदा नहीं होता है, बनाया नहीं जा सकता, होता है खेत में ही और पैदा करता है किसान ही। इसके बावजूद उसकी दशा बहुत ही दयनीय है और कोई सुनने वाला नहीं है कि यदि इसका पैदा किया हुआ हम खाते हैं तो इसकी तरफ ध्यान भी दें। तो ये क्योंकि तीनों ही सबसे ज्यादा वंचित हैं, अधिकार से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, इसलिए यही तीनों मेरे लेखन के केंद्र। सर चलते हैं कि जो नए साहित्यकार हैं और नव साहित्य के क्षेत्र में नव सृजनकार हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? जो नए सृजनकार हैं उनके लिए यही सुझाव है कि अपने नजर में करुणा पैदा कीजिए, अपने विचारों में स्पष्टता रखिए और हमेशा दीन दुखी दलित के पक्ष में खड़े रहिए, अन्याय का विरोध करिए। अगर ये रहेगा, आप सत्य के पक्ष में, अन्याय के विरोध में, दीन दुखी वंचित दलित के पक्ष में खड़े रहेंगे, तभी आपका लेखन सार्थक होगा। और इसको देखने के लिए आप अपनी आंखें खुली रखिए, आप अपने कान खुले रखिए। आपको जगह जगह से संवाद मिलेंगे, आपको जगह जगह से ऐसे दृश्य मिलेंगे जो आप अपनी रचनाओं में डालना चाहेंगे। अगर आप नए सृजनकार हैं तो एक डायरी रखिए या मोबाइल में नोट, जहां नोट किया जाता है वहां रखिए। जहां कोई चीज देखिए या सुनिए वहां उसको तुरंत दर्ज कर लीजिए, क्योंकि आधे घंटे बाद आप सोचेंगे कि क्या मैंने सुना था, उसने क्या कहा था, तो आपको याद नहीं रह जाएगा, भूल जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि जो भी देखिए सुनिए उसको दर्ज करिए और करुणा की नजर से देखिए सबको, वहीं से आपको पात्र मिलेंगे और उसी से बेहतर सृजन होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक शोधार्थी होने के नाते मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा और अपने आशय वचन के साथ इस साक्षात्कार पर समापन करेंगे? नहीं, आप शोध कार्य कर रहे हैं और जैसा कि आपसे जितनी बातचीत हुई उससे लगता है कि आपने मेरे साहित्य को पढ़ा है और सही बिंदुओं पर सही बिंदु आपके जानकारी में है और आपकी जो उत्सुकता है, जानने की ललक है, इन सब से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका शोध कार्य बेहतर होगा। आपका शोध कार्य बेहतर हो, आप अपने प्रयास में सफल हो, बस मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।